हेलो गाइस, ये वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है और इस वीडियो में मैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो वाइडर टर्म नहीं होता है कंपनी से। इसके ऊपर हमारे पास कमेंट आ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बॉडी कॉर्पोरेट को डिफ़ाइन करेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और ए कॉर्पोरेट बॉडी रेफर्स टू ए बॉडी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर ए स्पेशल स्टैट्यूट, मतलब कि स्पेशल एक्ट में, एंड हैज़ ए परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस, विद ए कॉमन सील, एंड इज एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर कंस्टिट्यूटिंग इट, मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं कि जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है उसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है। दोस्तों, जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है काफ़ी वाइडर टर्म होता है एक कंपनी के मुकाबले। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। तो बॉडी कॉर्पोरेट में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे जो भी किसी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि एक तो कॉर्पोरेट सोसाइटी को हम अपना बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, प्लस कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट है नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंस इन दिस एक्ट, मतलब कि वो इस एक्ट में, यानी कि जो कंपनीज एक्ट चल रहा है या पिछले कोई एक्ट थे उसमें रजिस्टर्ड ना हुई हो, वो कोई दूसरे ही एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, तो हम उसको भी अपना बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। अब दोस्तों, अब हमको पढ़ना पड़ेगा कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो एक फॉरेन कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड हुई है वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। और अगर मैं कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्पेशल एक्ट है उसमें भी कोई कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड हुई है, वो भी हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। और दोस्तों, मैं बात करूं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IDBI, LIC, ICIC, ये सब हमारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं। हमारे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सब के सब हमारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं। और सारी इंडियन कंपनी, देखिए दोस्तों, सारी इंडियन कंपनी, इससे हमको पता लगता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो तो कवर हैं ही बॉडी कॉर्पोरेट में, उसके अलावा भी कई चीज़ें कवर हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है LLP, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड होती है, वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो दोस्तों, एक फॉरेन कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन जो भी स्पेशल एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है उसमें रजिस्टर्ड हुआ हो, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो, या नेशनलाइज्ड बैंक हो, या कोई भी इंडियन कंपनी हो, या LLP हो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन बट नॉट ए सिटीज़न, इसके ऊपर भी हमारा कमेंट आ जाता है। तो दोस्तों, इसको हम काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खूबसूरती से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें एक हमारा केस भी था, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसमें काफ़ी अच्छे से इसको बताया गया था कि जो कंपनी होती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, वो नेचुरल बर्थ का जो प्रोसेस होता है उससे बर्थ नहीं लेती है, उसके लिए एक अपना ही प्रोसेस होता है जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो कंपनी एक लीगल पर्सन तो है बट सिटीज़न नहीं बन सकती, लेकिन सिटीज़न नहीं बन सकती उसके बावजूद भी उसके पास नेशनलिटी होती है, डोमिसाइल होता है, एज वेल एज रेसिडेंस भी होता है। तो दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि ये होता है तो कंपनी का हम डिसाइड कैसे करेंगे कि नेशनलिटी क्या है, डोमिसाइल क्या है और रेसिडेंस क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं नेशनलिटी की बात करूं तो जहां भी कंपनी बनी है, मतलब कि इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी का नेशनलिटी होती है। और जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो वो कंपनी का प्लेस डोमिसाइल होता है, मतलब कि अगर कोई कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है, और किसी दिल्ली में भी कई टाइप के रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, कई जगह होते हैं, तो दोस्तों जिस भी जोन में हुई है वो उसका डोमिसाइल है। और अगर हम रेसिडेंस की बात करें तो रेसिडेंस कंपनी के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये हमको पता ही है दोस्तों। तो अगर हमारे पास एक
क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन बट नॉट ए सिटीज़न, तो हम इसको काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। इसमें स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का केस बता सकते हैं। हम इसमें बता सकते हैं कि सिटीज़न लीगल पर्सन होती है, सिटीज़न नहीं होती है, क्योंकि इसका आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है। इसमें आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ हम इसमें बता सकते हैं कि कंपनी एक सिटीज़न ना होने के बावजूद उसकी नेशनलिटी, डोमिसाइल और रेसिडेंस भी होता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कंपनी एंड पार्टनरशिप में डिफरेंसेस बताइए। मतलब कि जो एक कंपनी होती है और उसकी पार्टनरशिप होती है, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, मोड ऑफ फॉर्मेशन एक कंपनी को बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 या उसके कोई पिछले एक्ट हैं उसमें रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। बट अगर करवाना भी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि अगर वो कंपनी है तो उसके ऊपर कौन कौन सी प्रोविज़न लगेंगी। तो अगर दोस्तों वो कंपनी 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है तो उसके ऊपर उसी कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न्स लगेंगी। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सारी प्रोविज़न्स लगेंगी। और दोस्तों, नंबर ऑफ़ मेंबर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड, और एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट 2 होती है। और ओपीसी में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 पर्सन कंपनी में एक बंदा भी अपनी प्राइवेट कंपनी बना सकता है। तो दोस्तों, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, मैंने आपको बताया था एक एसोसिएशन, उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर रह सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप में भी मैक्सिमम 200 रह सकते हैं, मिनिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम की रिक्वायरमेंट 2 है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं लायबिलिटी की। एक कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देख लिया था, लेकिन पार्टनरशिप में हमको पता नहीं है कि क्या होता है। तो दोस्तों, पार्टनरशिप में होता है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर क्रेडिटर्स को कंपनी से अपनी फर्म से पैसा लेना है, फर्म ए से पैसा लेना है, तो अगर फर्म पे नहीं कर पाती है तो उसके जितने भी पार्टनर हैं, क्रेडिटर्स, उससे अपना पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंटिटी। एक कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्टनर की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जो उसके पार्टनर्स होते हैं वही उसके लिए फर्म होते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट। दोस्तों, मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इससे हमारे आगे के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। मैनेजमेंट कंपनी के में क्या होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। एक कंपनी में जो उसके ओनर होते हैं, यानी कि जो उसके शेयर होल्डर होते हैं, वो कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी की मेजॉरिटी से अपने सारे डिसीज़न लेते हैं और पूरी कंपनी को चलाते हैं। लेकिन अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म में मैनेजमेंट सभी पार्टनर करते हैं। अगर उसमें कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं है, कोई स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, तो सभी के सभी पार्टनर उस फर्म को मैनेजमेंट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मैं आपको कंपनी में बता चुका हूँ कि प्राइवेट कंपनी में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं एमओए के थ्रू, बट पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो कोई भी पार्टनर बिना बाकी पार्टनर्स के पूछ के अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ऑडिट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में ऑडिट कंपलसरी है, पर अगर हम पार्टनरशिप में ऑडिट की बात करें तो वहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट के बाद वो हमारा कंपलसरी हो जाता है। और दोस्तों, वाइंडिंग अप एक कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 या उससे कोई भी पहले एक्ट है उसमें होगा। लेकिन दोस्तों, अगर पार्टनरशिप का वाइंड अप करना है, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है, तो उसको हमको एग्रीमेंट होते हैं, जो पार्टनरशिप डीड होती है और एग्रीमेंट्स हमारे बने होते हैं, उसके हिसाब से उसका वाइंडिंग अप होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
यानी कि हमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने होंगे इनकॉर्पोरेशन के। कि दोस्तों अब हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि एक कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है मतलब कि बनती है, रजिस्टर्ड होती है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो दोस्तों हम फ़ायदे की तरफ से बढ़ते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है। कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी चाहे तो अपने नाम से एसेट्स सोल्ड कर सकती है, अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के बाद। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कि ये कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इसको ख़त्म करना है तो हमको कंपनीज एक्ट के अंदर ही इसे ख़त्म करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी इसके डिफरेंसेस में भी देखा। और दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे पार्टनर्स थोड़े टेंशन फ्री हो जाते हैं कि जो उनकी लायबिलिटी है, जो उनको पैसे देने हैं वो लिमिटेड है, मतलब कि उनको एक हद तक ही पैसे देने हैं जितने तक उन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं शेयर। अगर उसके बाद कुछ और होता है तो उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये 3 फ़ायदे थे, इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी। अब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स को एक पार्टनर बिना बाकी पार्टनर के पूछ के शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी में अगर पब्लिक कंपनी है तो बिना किसी टेंशन के अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता है, बस थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि लगेंगी। अब लार्ज कैपिटल, दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लार्ज कैपिटल से ये बताना चाहता है कि अगर हमारी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे शेयर्स और हमारे पास एक बड़ी मात्रा में कैपिटल फ़ंड होगा जिसको हम कहीं भी इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम कंपनी बनाते हैं तो हमारे पास लार्ज कैपिटल का एक एडवांटेज होता है। और सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको इसके उसमें यानी कि कंपैरिजन में भी बताया था, डिफरेंसेस में भी बताया था पार्टनरशिप और कंपनी के, कि जो कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ओनर्स होते हैं उनके शेयर होल्डर्स। तो दोनों के बीच अलग अलग होते हैं, दोनों एक ही पर्सन नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड पर्सन कंपनी की मेजॉरिटी से काम करते हैं, तो इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो सारे पर्सन्स कंपनी की मेजॉरिटी से, कंपनी से पूछ के ही वो काम करते हैं और कंपनी की अच्छाई के लिए काम करते हैं। लेकिन एक हद तक अगर वो कंपनी के लिए नेगेटिवली सोचेंगे, अगर कोई फ्रॉड करने के लिए सोचेंगे, तो वो कंपनी के लिए यही एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 6 हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। सबसे पहले टू मैनी फॉर्मेलिटीज़ एंड द एक्सपेंसेस, मतलब कि हमारे को इनकॉर्पोरेट करवाने से काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, रजिस्ट्रार को काफ़ी सारे हर ईयर अपना इनकम का बताना पड़ता है और इनकम टैक्स भी हमको ज़्यादा देना पड़ता है अगर हम एक कंपनी है तो दोस्तों टू मैनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और एक्सपेंसेस भी इसके काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों लेक ऑफ सेक्रेसी में ये हमको बताना चाहता है कि जिस हिसाब से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर कंपनी में इक्विटी कितने हैं, प्रेफरेंस कितने हैं, तो वैसे ही हमको बताने पड़ेंगे, हम उसे छुपा नहीं सकते हैं। तो लेक ऑफ सेक्रेसी होता है कि हमारा जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है हमको बताना पड़ेगा, हम उसे छुपा नहीं सकते हैं कि कितने पैसे कहाँ पे लगे हुए हैं। और वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, दोस्तों ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर ये मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही से काम नहीं करेंगे तो ये इनके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा, क्योंकि ओनरशिप यानी कि जो ओनर्स होते हैं वो तो चलाते नहीं हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं दोस्तों। तो इससे हमको पता लग सकता है अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो वो हमारे लिए एडवांटेज है, और अगर हमारे नेगेटिवली काम करेंगे तो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। हाँ तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन का मैं मतलब आपको काफ़ी अच्छे से समझा चुका था पिछली वीडियो में, फिर भी मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो या एसोसिएशन हो या कुछ भी हो,
जिसमें 50 या 50 से ज़्यादा मेंबर होंगे, 50 से ज़्यादा मेंबर होंगे, वो फर्म या एसोसिएशन इलीगल हो जाएगा अगर वो कंपनीज एक्ट या अदर किसी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो। अब देखो अलग अलग है, कंपनी के लिए तो कंपनीज एक्ट आ गया, अगर मान लो कोई फर्म है वो LLP एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो ये सेक्शन 464 है, हम यहाँ पे सेक्शन 464 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो 464 है वो अप्लाई कहाँ पे नहीं होता है। मतलब कि एक NPO हो या चैरिटेबल एसोसिएशन हो, मतलब कि जो इनका मोटिव, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ना हो, उनमें हम सिंपली कितने भी मेंबर होंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रही है, तो वहाँ पे अगर उनके 50 से ज़्यादा % हो जाएंगे तो उन्हें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, या कोई भी अदर लॉ है उसमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये मतलब नहीं है कि कंपनी को कई सालों से लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट का उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमको देखना है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एंड दोस्तों ऐसे ही HUF को है, और एसोसिएशन और पार्टनरशिप LLP का मैं आपको बता चुका हूँ। HUF में भी हम काउंट नहीं करेंगे 50 मेंबर, HUF बनाना है बना सकते हैं, 50 मेंबर से ज़्यादा बना सकते हैं। अब दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 50 मेंबर्स तो बता दिए सर आपने, लेकिन अब हमको रूल तो बता दो कि कैसे काउंट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, तो अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन, कोई भी लीगल पर्सन या कोई भी कंपनी को हम एक पर्सन मानेंगे। मतलब कि अगर हम काउंट कर रहे हैं और उसमें A और B 2 पर्सन है तो उसमें 2 मेंबर हो गए। अब HUF है, मान लो अगर HUF है तो हम उसको एक पर्सन मानेंगे। मतलब कि कोई एक कंपनी है, उसका एक मेंबर HUF है, HUF मेंबर बन सकता है, तो HUF को भी हम एक मेंबर मानेंगे। लेकिन अगर कोई भी कंपनी में कंपनी में 2 फैमिली मेंबर, मतलब कि उसके एक मान लो राम और राम के पापा दोनों मिलके एक कंपनी में शेयर ले लेते हैं जॉइंटली, तो उनको भी एक मेंबर माना जाएगा, अलग अलग मेंबर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनरशिप फर्म किसी भी कंपनी का मेंबर बनना चाहती है तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको गिना जाएगा। मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म में मान लो 4 पार्टनर है A B C D, और वो एक कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं तो चारों के चारों गिने जाएंगे, मतलब कि एसोसिएशन में माने जाएंगे चारों के चारों, ठीक है उनकी, क्योंकि वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप फर्म की, इसलिए वहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं सबको मेंबर माना जाएगा अलग अलग काउंट करते वक्त। और जहाँ पे भी अगर किसी ने अपने माइनर बच्चे के नाम पे ले रखा है, मतलब कि राम है और राम का बच्चा माइनर है, उसने शेयर्स ले रखे हैं माइनर के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, माइनर के नाम पे, तो उसमें भी हमको, और अपने नाम पे भी ले रखे हैं तो उसको एक ही पर्सन माना जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों इसमें एक और पॉइंट है, अगर कोई HUF है और एक दूसरी HUF है, दोनों मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, और दोनों के जो उस केस में दोनों के जो अडल्ट मेंबर्स होंगे ना, अडल्ट मैन मेंबर्स, उनको हम काउंट करेंगे अपना, जो भी हमको 50 मेंबर्स काउंट करने हैं ना उसके लिए। अगर 50 से ज़्यादा चले गए तो हमको कंपनीज़ एक्ट में या किसी और लॉ में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और दोस्तों अब बात करें, हम इलीगल एसोसिएशन हो गई, चलो ठीक है भाई, मान लो 50 से ज़्यादा निकल गए, तो अब होगा क्या। तो दोस्तों अब इनके कॉजेज़ पढ़ लेते हैं कि इनसे होगा क्या। नो लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर वो अब कुछ भी काम करेगी वो इलीगल माना जाएगा। मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकती, ना कोई एसेट्स परचेज कर सकती वो कंपनी या कोई भी एसोसिएशन, ना वो सेल कर सकती, ठीक है दोस्तों। अगर उस कंपनी या फर्म या किसी भी एसोसिएशन ने भी 50 मेंबर से ज़्यादा होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना। और दोस्तों अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, वहाँ पे अब लाइबिलिटी भी पर्सन्स की अनलिमिटेड हो जाएगी। ये नहीं है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी बना ली 50 से कम है कोई दिक्कत नहीं, तो दोस्तों लेकिन वहाँ पे भी उनको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मानी जाएगी। प्लस फ़ाइन, मतलब कि फ़ाइन भी लगेगा। कितना लगेगा? 1 लाख रुपीज़। अगर कोई भी एसोसिएशन अगर ऐसे ही चलती है, 50 मेंबर से ज़्यादा हो गए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का फ़ाइन भी लगे। हाँ तो दोस्तों आपके फर्स्ट चैप्टर में कंपनी एंड इट्स नेचर में बस इतना ही था। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और जो भी आपको डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सभी के सभी डाउट दूर करूँगा। और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।